बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है फ़हीम भट्टी और फ़जीलत रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं हाज़िर हूँ। जैसा कि एक दुश्वारी पेश आती है ख़ुसूसन किराए के घर रेंट पे हाउस लेने में। आज मैं एक तफसीली वीडियो इस चीज़ पे बना रहा हूँ ताकि कुछ कन्फ्यूजन्स जो कि ओनर और टेनेंट की तरफ दरमियान होती हैं वो कन्फ्यूजन्स बआसानी हल की जा सकें। बेसिकली हमें ये समझना होगा कि रेंट का घर लेते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किस रियल एस्टेट कंसल्टेंट के साथ उसकी कंसल्टेंसी लेनी चाहिए, और फिर लास्ट में मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा कि जो एग्रीमेंट से रिलेटेड होती हैं, जो रेंटल एग्रीमेंट बनाया जाता है उनमें जो चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, कुछ पॉइंट्स इंक्लूड किए जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि आया कि जब किराएदार एक घर में रहता है, साल 2 साल 3 साल का एक टेन्योर गुजारता है, तो उसमें कुछ लायबिलिटीज़ ओनर के एंड पे आती हैं और कुछ लायबिलिटीज़ टेनेंट के ऊपर आती हैं। बाज़ दफ़ा कन्फ्यूजन्स पैदा हो जाती हैं। एक शख्स आता है, एक क्लाइंट आता है, वो घर ले लेता है किराए पे, लेकिन जब वो उसको वेकेट करता है, जब वो उसको खाली करके जाने लगता है साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो वहाँ पे एक कन्फ्यूजन आती है कि अब जो इसमें मेंटेनेंस होने वाली है, जो उस घर में काम होने वाले हैं, वो अब किसके एंड पे जाएंगे, किराएदार करवाएगा या फिर ओनर करवाएगा। वीडियो को तफसील से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मरला आता है कि मुख्तलिफ आजकल जैसे कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है, हर फील्ड में, हर बिज़नेस में ये एक बहुत अच्छी चीज़ भी है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। एनी हाउ, सबसे पहले क्लाइंट एक सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए ज़मीन.com को यूज़ करता है, घराना.com को यूज़ करता है, OLX को यूज़ करता है। इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करके वो अप्रोच करता है अपनी ज़रूरत की चीज़ तक, घर लेने तक। और जब वो एक ज़मीन.com के ऊपर या घराना.com पे एडवर्टाइजमेंट को देखता है, कुछ एड्स मेंशन हुए होते हैं, तो उसका रब्ता होता है एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट से, एक डीलर के साथ। अब यहाँ पे ये काबिल गौर चीज़ है, काबिल गौर तलब एक बात है कि यहाँ पे आपका जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है उसका ट्रस्टवर्थी और रिलायबल होना ज़रूरी है। आपको ये मेक श्योर करना चाहिए जब आप एक कंसल्टेंट से रब्ता करते हैं, उसको अप्रोच करते हैं, उसका एक ऐड देखते हैं किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी चाहिए कि वो जो डीलर है, वो जो कंसल्टेंट है, उसका ऑफिस है, वो बाकायदा एक पॉइंट के ऊपर बैठा हुआ है, उसकी कोई साख है, उसका कोई वक्त गुजरा हुआ है उस सेक्टर में, जिस सेक्टर में आप घर तलाश कर रहे हैं। जब आपने ये वेरीफाई कर लिया कि जिस कंसल्टेंट के साथ आप राब्ता कर रहे हैं वो एक अरसा दराज से या कम से कम 2 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल से उस सेक्टर में, उस सोसाइटी में रेंट का काम कर रहा है, तो फिर और आपने ये भी कंफर्म कर लिया कि उसका एक बाकायदा ऑफिस है, उसके पीछे एक बैकअप है, जिसके थ्रू आप कल को कोई इशू होता है, कोई आपको इशू फेस करना पड़ता है, तो आप अपने कंसल्टेंट के ऑफिस में जाके उस चीज़ को ब्रीफ कर सकते हैं। फिर स्टेप आता है कि आपका कंसल्टेंट आपके साथ चीज़ें डिस्कस करता है, चीज़ें शेयर करता है, आपके साथ अपनी रेंटल इन्वेंट्री आपके साथ शेयर करता है, तो फिर आप उसमें अपनी मतलूबा चीज़ उसके साथ डिस्कस करके आपको वो कंसल्टेंट सेक्टर में बुलाएगा, एक टाइम बनाएगा। आप लोगों के मुतफ़िक़ा टाइम पे जो टाइम बन चुका होगा आप वहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे, कंसल्टेंट आपको रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद फर्दन स्टेप बाय स्टेप वो तमाम अपनी जो एडवर्टाइजमेंट्स, जो इन्वेंट्री उसने आपको बताई थी, वहाँ पे ले जाके आपको वो वन बाय वन करके विजिट करवाएगा। विजिट करने के बाद आप वो चीज़ें सारी आपके सामने एक्सप्लोर हो चुकी हैं, आप उनको फिजिकली विजिट कर चुके हैं। अब आप दोबारा से अपने कंसल्टेंट के ऑफिस में तशरीफ लाएंगे, वहाँ पे आके उन तमाम देखी हुई चीज़ों में से कोई एक चीज़ जो आपको फाइनल करनी है, या जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है अपनी फैमिली के रिहाइश के लिए, वो चीज़ आप अपने कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद आप उसके ऊपर उसे गो हेड देंगे कि यार आया कि मैंने ये चीज़ पसंद कर ली है, इसके ऊपर आप मुझे इसका रेंट बताएं। जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि एक पस से पुश्त चीज़ रखी जाती है, वो ये होती है कि सिक्योरिटीज़। आजकल जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी के बिल बहुत ज़्यादा हो चुके हुए हैं, गैस के जहाँ पे मीटर लगे हुए हैं बिल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो आपने मेक श्योर करना है अपने कंसल्टेंट के साथ कि जिस घर को मैं पसंद कर रहा हूँ, इसमें जो ओनर है वो सिक्योरिटीज़ कितनी डिमांड कर रहा है। ये सारी चीज़ें तय करने के बाद आपने उसको गो अहेड देनी है। आपका
रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो है वो ऑनर के साथ अप्रोच करेगा, आपके फैमिली की डिटेल बताएगा, आपका प्रोफेशन बताएगा कि जी ये साहब हैं, इनका ये प्रोफेशन है और ये इतनी फैमिली के साथ आपके घर में रहने की ख्वाहिश रखते हैं और इनके ये जो ऑफर्स हैं रेंट के हवाले से, सिक्योरिटीज के हवाले से, वो आपका डीलर कन्वे करेगा ऑनर तक और उनको बताएगा। फिर जो अगला मरला आता है वो मरला आता है कि अगर आपके पसंद किए हुए घर के ऑनर को भी आपके फैमिली की डिटेल्स पसंद आ जाती हैं, आपका लाइफस्टाइल उसे अपने घर में मौजू लगता है, तो फिर आपका जो प्रॉपर्टी डीलर होगा उसका नेक्स्ट मरला ये है कि वो आप लोगों की मीटिंग अरेंज करेगा। वो अपने ऑफिस के अंदर आपको भी एक स्पेसिफिक टाइम, दिए हुए टाइम के ऊपर बुलवाएगा और इसी तरह वहां से मालिक मकान जो रेंट हाउस का ऑनर है उसको भी बुला के आप लोगों की फिजिकली मीटिंग अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। हमने यहाँ पे इस्लामाबाद सीडीए सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा देखा है कि लोग टेलीफोन के ऊपर गो हेड दे देते हैं और वो तमाम चीज़ें कंसल्टेंट के ऊपर ट्रस्ट करके वो चीज़ें उसके हैंड ओवर करके उससे कहते हैं कि ठीक है मैं पेमेंट ट्रांसफ़र कर देता हूँ, आप मेरा एग्रीमेंट तैयार कर लें। कतई ये काम नहीं करना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। ये ऑनर्स के लिए भी मैं मशवरा दूंगा और इसी तरह टेनेंट्स के लिए भी ये एक मशवरा समझ लें, एक राय समझ लें। ये भाइयों के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोगों ने फिजिकली टेनेंट और ऑनर ने आपस में मुलाकात ज़रूर करनी है। उससे होगा क्या, उससे ये चीज़ होगी कि आप दोनों जब फिजिकली टेनेंट और ऑनर मिलेंगे तो बहुत सी कुछ ऐसी कन्फ्यूजन्स जो आप माइंड में लेके उसके घर में शिफ्ट होंगे, या एक ऑनर अपने माइंड में रख के एक टेनेंट को शिफ्ट करवाता है अपने घर में, जब आप फिजिकली एग्रीमेंट से पहले मुलाकात कर लेते हैं तो वो तमाम कन्फ्यूजन्स आपकी खत्म हो जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट मरला आ जाएगा कि जब आप लोगों की मीटिंग हो गई, फिजिकली मुलाकात हो गई, आप लोगों ने एक दूसरे से अपनी तमाम मामलात के ऊपर डिस्कशन कर ली, तो फिर आप लोग अपने कंसल्टेंट को गो हेड देते हैं कि जी एग्रीमेंट बनवा लें। आपका प्रॉपर्टी डीलर एग्रीमेंट तैयार करवाता है। एग्रीमेंट बनने के बाद वो, अच्छा, एग्रीमेंट में सबसे ज़रूरी चीज़ ये डीलर भाइयों को भी मैं बताऊंगा कि तमाम जितने भी रियल एस्टेट के ऑफिसेज में खासकर रेंट का काम करने वाले मेरे दोस्त और मेरे भाई मौजूद हैं, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों ने एग्रीमेंट बनाने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन करवाना ज़रूरी है। आप लोगों ने पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर करवानी है इस चीज़ के ऊपर कि आजकल के जो मुल्की हालात चल रहे हैं इसमें आपको टेनेंट को वेरीफाई करवाना पुलिस स्टेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी करनी है। इसी तरह ऑनर और टेनेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप लोगों ने पुलिस वेरिफिकेशन अपने कंसल्टेंट को मेक श्योर करना है कि भाई एग्रीमेंट बनाने के बाद आपने एग्रीमेंट बनाने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस वेरिफिकेशन करनी है। जब आपका एग्रीमेंट बन जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन बन के आ जाती है, तो वो एक हार्ड कॉपी, कंसल्टेंट का काम होता है कि वो एक हार्ड कॉपी जो ओरिजिनल शेप में है वो ऑनर के पास पहुंचा देगा और उसकी एक फ़ोटोकॉपी टेनेंट के पास रह जाएगी और एक फ़ोटोकॉपी रियल एस्टेट कंसल्टेंट के ऑफिस में एज ए रिकॉर्ड सेव हो जाएगी। उसके बाद का मरला आता है कि आप खैर ऑफियर से उस घर में अपनी शिफ्टिंग करते हैं। शिफ्टिंग करने के बाद आप उसमें रिहाइश पजीर हो जाते हैं। अब आपको वहाँ पे उस घर में रहते हुए 2 साल, 3 साल, 4 साल का अर्सा गुजर चुका है और एक वक्त आता है, समटाइम कुछ वजूहत होती हैं, ओनर ने घर सेल करना होता है या कुछ घरों के ओनर्स बाहर के मुल्क में मुकीम होते हैं या उनके बच्चे वहाँ पे रिहाइश पजीर होते हैं, कुछ स्टडी के लिए गए होते हैं, एनी हाउ कोई भी वजह हो सकती है, वो बाहर के मुल्क से वापस आ रहे हैं या वो अपना घर सेल कर रहे हैं, तो एक लास्ट पे एक पॉइंट आता है कि अब आपने उस घर को विकेट करना है, आपने उस घर को खाली करना है या ऑनर ने अपना को घर खाली करवाना है। तो वो सेम एज इट इज़ पर रूल्स ऑफ एग्रीमेंट कि आप लोगों ने 1 मंथ एडवांस नोटिस देना है, चाहे वो ऑनर की तरफ से खाली करवाया जा रहा है, चाहे वो टेनेंट खाली कर रहा है। आप लोगों ने 1 मंथ एडवांस नोटिस देना है कि जी मैं घर खाली करवा रहा हूँ या मैं घर खाली कर रहा हूँ। 1 महीने के ड्यूरेशन का फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों के जो 3 साल में पर्सनल रिलेशंस बने, दोस्ती हुई, गपशप हुई, आप लोग इकट्ठे हुए, आपके कंसल्टेंट ने जो सर्विसेज दी वो 1 महीने के अंदर अंदर आप लोग
खुश असलूबी से अच्छे तरीके से घर खाली कर देते हैं या मालिक मकान खाली करवा लेता है, और उस 1 महीने में आप अपने आगे घर तलाश भी कर लेते हैं आसानी से, और इसी तरह मालिक मकान अपने लिए नया टेनेंट भी अपने रियल एस्टेट कंसल्टेंट से तलाश करवा लेता है। फर्स्ट 1 मंथ प्रियर नोटिस का ये तीनों पार्टीज के लिए, टेनेंट, ओनर और रियल एस्टेट कंसल्टेंट, तीनों के लिए ये फायदे वाली बात है। अच्छा जी, अब आपने घर को खाली कर दिया। सबसे जो मेन इशू जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाना सबसे पहले मैंने वीडियो की शुरुआत में की, कि अब जब आप घर खाली करने लगते हैं तो बहुत से, ये मेरे अपने 8-9 साल का जो एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट का, इसमें मुझे भी कुछ स्टार्ट में कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ी थी, कि ये जब आप घर लगा तो आसानी से देते हैं, कमीशन भी मिल जाता है, तो पेमेंट भी हो जाती है, और 3 साल आप रेंट भी टाइमली देते रहते हैं, लेकिन जो सबसे एंड पे आप वेकेट करते हैं घर और परेशानियां आती हैं, अब आप अपने कंसल्टेंट से रिज्यू करते हैं, और जो मैंने शुरू में बात की कि आपने एक रिलायबल कंसल्टेंट हायर करना है अपने इस काम के लिए, तो वो इस वजह से मैंने कहा था कि आजकल जो कुछ हमारे भाई हैं जिनको रियल एस्टेट के टर्म्स एंड कंडीशंस का नहीं पता, उन्हें स्टडी करने की ज़रूरत है, और हमें भी जो हम सीनियर्स डीलर्स हैं, मैं सबको ये कहूँगा कि हमें अपने छोटे भाइयों को अपने साथ, जो हमारे कोलीग्स हैं जूनियर, उनको लेके चलना चाहिए, और इनके इंस्ट्रक्शंस के बारे में उन्हें आगाह भी करना चाहिए। अच्छा, अब आप वो घर वेकेट करना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें उसमें डेफ़िनेटली आपने 3 साल उसको यूटिलाइज़ किया। जब आप उस घर में गए तो वो ब्रांड न्यू था, और अब वो 3 साल के बाद वो वाली लश-फश या वो वाली चीज़ नहीं रही, तो उसमें कुछ लायबिलिटीज़ आती हैं, जो कि वहाँ पे ना टेनेंट को क्लियर हो पा रहा होता है कि यार ये मेरे एंड पे क्या अखराजात आ रहे हैं, और ना ही ओनर को वो चीज़ क्लियर हो पा रही होती है कि यार मैंने कौन-कौन सी चीज़ अपने टेनेंट से जो उसकी सिक्योरिटी रखी हुई है उसमें से क्लियर करवानी है, और कौन-कौन सी चीज़ों के ऊपर मैंने खुद इसके ऊपर एक्सपेंस करना है। और इसी तरह जब वो अपने एक उस वक्त के कंसल्टेंट से रब्ता करते हैं, तो वो भी उनको क्लियरली ब्रीफ नहीं कर पाता कि क्या कुछ करना है, तो वहाँ पे जाके आप लोगों के ताल्लुक भी ख़राब होते हैं, मसले मसाइल भी बनते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको आज क्लियरली बताता हूँ, और तफसील से बताता हूँ कि एग्रीमेंट में वाज़ेह लिखा होता है, और कुछ चीज़ें हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिस्कस करते हैं और तय करते हैं। जैसा कि एक ओनर ने ब्रांड न्यू घर आपके हवाले किया, और आपने उसको 3 साल यूटिलाइज किया, तो सबसे पहले उसमें क्या होगा 3 सालों में, कि आपके घर का कलर खराब होगा। डेफिनेटली आपके बच्चे हैं, आप खुद रह रहे हैं, 3 साल आपने एक चीज़ यूज़ की है, बेड लगे हुए हैं, सोफे लगे हुए हैं, एलईडीज़ दीवारों में लगी हैं, कुछ आपने अपने बच्चों की शील्ड्स लगाई हैं दीवारों में, स्कूल कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज़ की, तो वो सबसे पहला बड़ा इशू आता है कि घर का पेंट। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह और क्लियर करता चलूँ, कि अगर तो साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल एक टेनेंट एक घर में गुज़ारता है और उसके बाद वो जाता है, तो जो पेंट का खर्चा होता है, चाहे वो ब्राइटो का पेंट हुआ है, मास्टर का पेंट हुआ है, आईसीआई का पेंट हुआ है, या कोई लोकल पेंट हुआ है, वो पेंट के तमाम तर अखराजात मालिक मकान ने बर्दाश्त करने होते हैं। वो मालिक मकान ने उसको दोबारा से रिन्यू करना होता है, पेंट करवाना होता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ गौरतलब है कि अगर एक किराएदार साल से पहले चला जाता है छोड़ के, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में छोड़ जाता है, तो डेफ़िनेटली ओनर को उतना वो प्रॉफ़िट नहीं हुआ होता, उतना उसने रेंट नहीं लिया हुआ होता, उतना उसको बचत नहीं हुई होती, जितना उसका पेंट का खर्चा 1.5-2 लाख रुपए आ जाता है। तो फिर वहाँ पे चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, या तो हम पहले शुरू में एग्रीमेंट में लिखवा लेते हैं, या फिर हम जो है वो एट द एंड ऑफ द एग्रीमेंट के टर्मिनेशन पे हम वो चीज़ें डिस्कस कर देते हैं। पेंट साल से पहले अगर आप छोड़ते हैं, तो पेंट टेनेंट ने करवा के जाना होता है। अगर पेंट खराब हुआ है तो वो चेक कर लिया जाता है, डीलर, ओनर और टेनेंट ने चेक करना है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे क्लियर हो जाती हैं, सामने चीज़ें होती हैं, पता चल जाता है कि पेंट खराब हुआ है। और अगर आप साल 2 साल 3 साल रहते हैं तो डेफिनेटली पेंट ओनर के एंड पे होता है। अब आ जाते हैं माइनर डैमेजेस के ऊपर, जो कि आपके एग्रीमेंट में भी लिखा होता है, कि अगर कोई लाइट खराब हो गई है, पंखा जल गया है, कोई वाटर पंप खराब हो गया है, कोई किचन में बेसन टूट गया है, कोई टाइल ब्रेकेज हो गई है, कोई ऐसे छोटे छोटे जो आपके रिहाइश रहते हुए उस घर में जितना अरसा आप रहे हैं, आप लोगों से कोई चीज़ टूट फूट हो गई है, कोई आपका बिल पेंडिंग रह जाता है, खासकर इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का, तो वो आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की होती है ओनर ने, उसमें से आप या गो अहेड दे देते हैं कि जी आप हमारी सिक्योरिटी में से इसको तमाम मेंटेनेंस को करवा लें, या आप बजाते खुद वो मेंटेनेंस करवा के अपनी सिक्योरिटी वापस ले सकते हैं ओनर से। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कॉस्ट ऑफ वैल्यू
3 साल पहले चीज़ों की और थी। आपने लाइक लेट्स सपोज़ के 1 लाख रुपए पे एक घर किराए पे लिया और 1 लाख रुपया 2021 में उसकी वर्थ और थी। चीज़ों की प्राइसेस और थी। लेकिन वही जब आपने 2025 में घर वेकेट किया, खाली किया, तो चीज़ों की वर्थ भी बढ़ गई, वैल्यू भी बढ़ गई, कीमत भी बढ़ गई और आपका वो जो डिपॉज़िट है, वो जो सिक्योरिटी है 2021 में आपने डिपॉज़िट की थी, उसकी वैल्यू भी चूँकि हमारे मुल्क में आपको पता है डे बाय डे रुपए की वैल्यू कम हो रही है, तो आपके उस अमाउंट की भी वैल्यू कम हो गई। तो वहाँ पे आपको टेनेंट को साथ देना होता है ओनर का कि यार खर्चे अखराजात ज़्यादा हो गए हैं, चीज़ें महंगी हो गई हैं, आप मेरी सिक्योरिटी में से वो चीज़ें करवा लें। फर्दर ऊपर जो आपके अमाउंट बनती है वो आप मुझे बता दें, मैं आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवा दूंगा। इस तरह आप लोग एक बाहमी रजामंदी के साथ आप घर को वेकेट करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो सेल परचेज के डिटेल के साथ लेके हाजिर होंगे कि उस सेल परचेज की डील में क्या क्या मुश्किलात होती हैं और किन मुश्किलात को कैसे हल किया जाता है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।